लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहले लिस्ट में प्रदेश के पूरे 11 सीटों के नाम जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद कावड़े ने लिस्ट जारी करते हुए नामों का ऐलान किया। लिस्ट में बहुत से नए चेहरों को जगह दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर से इस बार बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कोरबा से सरोज पांडे चुनावी मैदान में उतर रही हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 195 नामों की घोषणा की गई है। लिस्ट के अनुसार प्रदेश की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। राजधानी से बृजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, बिलासपुर से तोरण साहू, महासमुंद से रूपकुमारी चौधरी, जांजगीर से कमलेश जांगड़े, बस्तर से महेश कश्यप, राजनांदगांव संतोष पांडे, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ राधेश्याम राठिया, कांकेर से भोजराज नाग के नामों पर मुहर लगी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस मोदी सरकार की असफलताओं को जनता तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने शास्त्री बाजार में सब्जी खरीदकर बढ़ती महंगाई से आमजनों के जीवन में क्या असर हो रहा है, इसके बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही इस बार केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल सहित तमाम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर के शास्त्री बाजार और एवरग्रीन चौक के समीप पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दीपक बैज समेत अन्य नेताओं ने शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीद कर महंगाई का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठा दावा कर सत्ता में बैठी है। चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनते ही 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, मगर सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं, मगर महंगाई आज तक कम नहीं हुई, बल्कि पहले की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गई है। आज महंगाई को लेकर जो पूरे देश में आम जनता, गरीब जनता, मध्यम परिवार, कोई कर्मचारी या किसान इस महंगाई से पूरी तरह से टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार 10 साल शासन करने के बाद भी आज तक महंगाई रोकने में विफल हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए महंगाई के नाम से चुनाव लड़े, हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज सत्ता में आने के 10 साल बाद भी महंगाई 1 रुपए कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना बढ़ चुका है। पूरे देश में महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई और इसकी बात न छोड़कर बेरोजगारियों को काम छोड़कर बाकी सब बात कर रहे हैं। उसको लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि जो रोज की चीज़ है खाने वाली, सब्जी, तेल, ये सब, तो उसका रेट कम करने के लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे। अब उन्हीं की बात को याद दिला रहे हम लोग कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब सबके ये चीज़ों को याद दिलाने का समय है। जिस सरकार ने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल का रेट 35 रुपया कर देंगे, आदरणीय स्मृति ईरानी जी को हम सिलेंडर में बैठ करके देखा करते थे, आज सब लोग विलुप्त हो गए हैं। सीतारमन जी कहती हैं कि हम महंगाई को कम कर रहे हैं, धरातल में वो मंत्री हैं, वो जानती नहीं हैं। आज भिंडी का रेट, कुंदरू का रेट, इवन लहसुन और प्याज तक के रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के पहुंच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही है। इसी चीज़ों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीदकर महंगाई का विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से हर कोई परेशान है। अब जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में लाना है। लोगों के घरों में मोदी निर्मित महंगाई का प्रकोप दिख रहा है। बच्चों को सुपोषित आहार नहीं मिल पा रहा है। गरीब माता पिता जो अपने बच्चों को 2 वक्त के जीवन को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं, न दाल खिला पा रहे हैं, न दूध पिला पा रहे हैं, न पौष्टिक आहार नहीं पा रहा है, हरी सब्जी नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इस देश को नरेंद्र मोदी किधर ले जाना चाहते हैं? जितनी लोगों की आमदनी नहीं है उतनी ज़्यादा महंगाई सब्जी कीमत हो चुकी है। एक दिन की मजदूरी में 2 वक्त की सब्जी नहीं आ पाता है। पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 20 लाख सूट पहन कर किसी भाषण दे रहे हैं और गरीब जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। आज हम नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश की जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी सब्जी खरीदकर आम जनता की पीड़ा को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं और सब्जी विक्रेता भी परेशान है क्योंकि उनको खुद सब्जी महंगा मिल रहा है। इससे सबसे बड़ा कारण मोदी निर्मित महंगाई है, टैक्स है, आपदा है और ये 2024 में मोदी की विदाई के साथ इस देश में अच्छे दिन आएंगे। देखिए 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी और आज 10 साल हो चुके हैं। लगातार केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई कम करने में विफल रही है। चाहे रसोई गैस के दाम हो या सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, सब्जियों के दाम है, लगातार इस सब दामों में वृद्धि होती जा रही है। 100 दिनों में वादा किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने कि महंगाई कम कर देंगे। आज ये आलम है कि पूरे देश में चाहे किसान हो सड़कों पर है, ट्रक ड्राइवर हो सड़कों पर है, युवा हैं वो सड़कों पर हैं। केंद्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज देख सकते हैं कि हम सब्जी खरीदने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए हैं। यहाँ पे सब्जी विक्रेता भी अपने दामों को सही दामों को उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो भी नाराज हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार वादा किया था वो अपने वादों से विफल हो चुकी है। देखिए जिस तरीके से इस देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है और महंगाई जो है वो जितने चरम पर है, आज महिलाएं बता रही हैं कि उनको अपने घर की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस के लोग महंगाई कम करने का जो वादा लेकर के सत्ता में आए थे उन लोगों से सवाल करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और जा कर के सब्जी के भाव देख रहे हैं। तो जो सब्जी के भाव है वो आसमान छू रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने वायदा किया था कि डॉलर के रेट नीचे आएंगे, 30 रुपये में पेट्रोल मिलेगा और महंगाई कम की जाएगी, लेकिन ये सारे जो है वो जुमले साबित हुए। जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां लोगों को नहीं मिली, लोग नौकरियों के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में उतरी है। महंगाई के खिलाफ हमारा ये जो शंखनाद आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे 2024 का जो चुनाव है उसमें हमें सफलता मिलेगी और एक जो तानाशाह सरकार है उसे उखाड़ फेंकने में कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित है। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के गोल बाजार पहुंचकर कांग्रेस जनों ने सब्जियां खरीदी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जन महंगाई विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां अपने गले में डालकर शहर गोल बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने सब्जियां खरीदते हुए देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस शासनकाल में जिन चीजों के दाम कम थे वे अब 10 गुना अधिक हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि यूपीए सरकार के समय रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब 900 रुपये पार हो गया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। मोदी सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मोदी सरकार ने 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात की थी, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जनता के हित के लिए महंगाई कम करने की आवश्यकता है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव एवं जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के द्वारा केंद्र सरकार की बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज हम लोगों द्वारा यहाँ पे महंगी वस्तुओं को खरीदकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज हम जाके देख रहे हैं मार्केट में सब्जियाँ 100-120 रुपये किलो तक के आ रही हैं।
महंगाइयों के कारण सभी खाद्य पदार्थ के वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। तो मोदी सरकार आई है, जहां उन्होंने काले धन लाने के बात की थी, महंगाई कम करने के बात की थी 100 दिन में, लेकिन बेतहाशा लगातार महंगाई बढ़ते जा रही, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो। आज मोदी सरकार को 10 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन महंगाई 10 गुना बढ़ गई है और कम नहीं हुई है। आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। हम सब बाजार में घूम के सब्जी के दामों में वृद्धि। भाजपा प्रदेश महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि भाजपा के सभी 17 प्रकोष्ठ का महासम्मेलन कल बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा। इसमें 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल, सीएम विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री अजय जामवाल समेत वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रकोष्ठ से जुड़े कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी घर घर जाकर पीएम मोदी का संदेश पत्र पहुंचाएंगे। साथ ही नमो ऐप के माध्यम से फीडबैक भी लेंगे कि उन्हें केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है। लोकसभा की तैयारियों में भाजपा लगातार जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा की तैयारी प्रारंभ हो गई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी मोर्चा संघ प्रकोष्ठों की भी बैठक होनी है कल। तो इसके लिए चर्चा करते हैं हमारे भाजपा के महामंत्री रामजी भारती से, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के 17 प्रकोष्ठ हैं और 17 प्रकोष्ठ के 1500 प्लस उसमें प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यगण और जिला के संयोजक सह संयोजक पूरे 17 प्रकोष्ठ के उसमें आने वाले हैं। और हमारे सरकार द्वारा जो निचले स्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की योजना है वो संचालित है। जैसे बुनकर है, हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ करघा को बढ़ावा दिया है, खादी के वस्त्र पहनने के लिए उन्होंने कहा है। और इस प्रकार हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और सहकारिता निश्चित तौर पर निचले स्तर तक हमारे किसानों के लिए या अन्य सहकारी के माध्यम से जोड़कर लोगों को राष्ट्र हित में काम करने के लिए हम सब प्रेरित कर रहे हैं। उसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए भी पहले बार मंत्रालय का गठन हुआ है और उसमें लगभग 3 करोड़ लाभार्थी उसमें मत्स्य पालन क्षेत्र से भी जुड़कर काम कर रहे हैं। तो बुनकर है, विधि प्रकोष्ठ है, हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ है, सहकारिता प्रकोष्ठ है और इन तमाम प्रकोष्ठों को हमने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिम्मेदारी दे रहे हैं। और हर विधानसभा में प्रत्येक प्रकोष्ठ के लोग 100 जगह दीवार लेखन करें, 10 घरों में झंडा लगाएं, फिर एक बार मोदी सरकार ये स्लोगन उनको लिखना है। और ये सारे कार्यक्रम तय हुआ है और केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं उनके घर जाकर उनसे संपर्क करना है, मोदी जी के बारे एक पत्र देना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, उनसे एक सेल्फी लेना है, एक मिस कॉल भी कराना है और जो फोटो खींचेंगे उसको नमो ऐप में लोड कराना है। ये 11 की 11 लोकसभा जीतने का आप लोग लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। पूरे सभी लोकसभा क्षेत्र में हमारा सभी प्रकोष्ठों का निचले स्तर तक गठन हुआ है और लाभार्थी हमारे 40 लाख चिन्हांकित लाभार्थी हैं, जिसका मोबाइल नंबर हमारे पास उपलब्ध है और लगभग 1,08,000 कार्यकर्ता भी चिन्हांकित है। उसके अलावा भी हमने प्रकोष्ठों के सारे लोगों को उसमें जोड़कर निचले स्तर तक लाभार्थी तक संपर्क करें और केंद्र सरकार योजना को ज़्यादा से ज़्यादा और संदेश उनको पहुँचे, ये हमारी कार्य योजना बनी है। ठीक है, तो वो अभी आप लोग सबकी जिम्मेदारी अहम हो जाती है, उसको निर्वहन करना भी अभी संघर्ष भरा वही है। और मोदी की योजनाओं को पहुंचाने से कितना लाभ आप लोगों को होगा? पहली बार तो देश में माननीय मोदी जी 2014 में उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ये सरकार जो है गरीबों के लिए संकल्पित सरकार होगी। और पूर्व की सरकार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जब मैं 1 रुपये भेजता हूं तो निचले स्तर 15 पैसा पहुंचता है। ये मोदी जी की गारंटी है और 1 रुपये भेजता है तो 1 रुपया जो है निश्चित तौर की हितग्राही के लाभार्थी के खाते में जमा होता है, ऑनलाइन जमा होता है। तो ये मोदी की गारंटी है और पूरा देश मोदी गारंटी पर गारंटी कर रही है। तो निश्चित तौर पे 11 लोकसभा में माननीय मोदी जी के जो केंद्र सरकार की योजना है सभी लोग लाभार्थी हैं, हर घर के व्यक्ति लाभार्थी हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता उनको याद दिलाएंगे और मोदी जी का संदेश घर घर तक पहुँचाएंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 11 में 11 सीट छत्तीसगढ़ जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है। ये थे
रामजी भारती, उनका कहना है कि लोकसभा अभी चुनाव मुल्क में 11 की 11 सीट इस बार जीतना है और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है वो उनके साथ रहेंगे और निश्चित तौर पे इस बार भी केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और 11 की 11 लोकसभा यहाँ से जीत के जाएंगे। तब तक के लिए ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ब्रिजनारायण साहू। नगर निगम चिरमिरी के वार्ड नंबर 9 गेल्हा पानी सब स्टेशन में मूलभूत सुविधा बिजली पानी के लिए लोग मोहताज हैं। अपनी समस्या को लेकर नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ एसईसीएल प्रबंधन और दूसरी ओर नगर निगम की लापरवाही से आज पानी और बिजली के लिए क्षेत्रवासी तरस रहे हैं। इन सुविधाओं को लेकर जब अधिकारियों से बात की जाती है तो ऐसे विकास की बातें बताते हैं कि लगता है पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन धरातल पर गेला पानी जैसे अन्य क्षेत्र हैं जहां आज भी मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर निगम क्षेत्र के गेल्हापानी एसईसीएल में सबस्टेशन में हुई चोरी को 7 दिन भी नहीं हुए कि चोरों द्वारा फिर से सबस्टेशन में घुसकर चोरी को अंजाम दिया गया। वहीं पहले ही चोरी से रहवासी निजात नहीं पा रहे हैं और दूसरी चोरी होने पर क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या आए दिन बनी रहती है। इस ओर न एसईसीएल कॉलोनी प्रबंधन ध्यान देता है और न ही नगर निगम प्रशासन। इस बीच तहसीलदार और पुलिस के साथ निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को लेकर समझाइश दी कि आपकी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। पेयजल के लिए टैंकर की सुविधा दी जाएगी। विद्युत व्यवस्था के लिए भी तहसीलदार शशि शेखर मिश्रा ने एसईसीएल प्रबंधन से बात कर त्वरित निदान करने का लोगों को आश्वासन दिया। एक्चुअली समस्या ये हो गई थी कि रात में बिजली चली गई थी तो वहाँ से लोग थोड़े से आक्रोशित हो गए थे और 5-6 दिन पहले कुछ तोड़फोड़ हो गई थी तो पानी का जो मोटर है वो ख़राब हो गया था। तो पानी और बिजली की जो समस्याएं थी तो उसके समाधान के प्रति हमने कुछ प्रयास किया है तो लोग हमने समस्या का समाधान कर दिया है। अब सब समाप्त हो गया। सर लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से ना बिजली ना पानी की सप्लाई बंद है। नहीं, बिजली तो थी, पानी की सप्लाई में दिक्कत हो रही थी। नगर निगम से टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा था और जैसा नगर निगम की सब भी है। यहाँ पे जो पानी जो संचालित किया जाता है गेला पानी के लिए वो पानी चालू करने वाला पानी ऊपर चढ़ाने वाला मोटर को जो है चोर ने जो है तोड़फोड़ किया। अब चोर था या कौन था, तोड़फोड़ किया, क्षतिग्रस्त किया, जिसके पीछे हम लोग हफ्ता दिन से परेशान हैं। परसों रोज हम लोग सवेरिया के यहाँ गए हुए थे, वहाँ से हम लोगों को आश्वासन मिला कि 2 दिन में आपका मोटर कंप्लीट करके देंगे, तीसरा दिन 1 दिन और दे दीजिए। 2 दिन जुमा और शनिचर को और संडे को जो है वो लेथ मशीन को देंगे और उम्मीद है कि संडे को शाम तक जो है पानी चालू हो जाएगा, मोटर लग जाएगा। गेला पानी वासियों की सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी की है, क्योंकि यहाँ जो है निगम के द्वारा हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम निगम क्षेत्र में जरूर आते हैं लेकिन हमको कभी एहसास नहीं होता कि हम निगम में हैं, क्योंकि हमको निगम मात्र की सेवा यहाँ मिलती ही नहीं है। 1-2 टैंकर भेज देते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, जो कि यहाँ सभी कॉलोनियों में पीएचसी का पानी बाकायदा टंकी के माध्यम से सप्लाई किया जाता है नगर निगम के द्वारा। इतनी तादाद में आप लोग पूरे इकट्ठा हुए थे, क्या कारण था? क्या पानी की है, पानी की समस्या। अगर पानी खोलते भी तो ठीक से पानी देते नहीं, खोलने वाले जो भी यहाँ होंगे। आज पूरी महिला सड़क पर उतर आई है कारण। तो पहली बात यह है कि जिनका जिससे मतलब वो रहेगा ना उसको पानी दिन भर चलाते रहेंगे। टैंकर भी आएगा, घर में किसी के खड़ा कर देंगे और जो नहीं भर पा रहा उसको तो देते ही नहीं है। आज यहाँ पे क्या हुआ है? आज यहाँ पे है कि कल रात को लाइट चोरी हुई है और 1 हफ्ता से मोटर यहाँ पड़ी थी यहीं पर, उसको भी चोर काट के ले गया था। तो आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन आई हुई है आपके सामने। हम लोग ये मांग है कि जो जिला समन्वय एवं दिशा समिति की बैठक शनिवार को सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसमें रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, एसपी संतोष सिंह, निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र शासन की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, जल जीवन मिशन जैसे केंद्र योजनाओं को प्रभावी एवं जनहितैषी बनाने सांसद सुनील सोनी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार ने मौके मैं तो पक्ष में था, तो केंद्र में सरकार नहीं है, लेकिन राज्य की सरकार दूसरी पार्टी की।
अगर उसने बजाज ने जो प्रश्न उठाया तो देवजी भाई ने भी उठाया था पहले, अब हमको कार्य पद्धति बदल देना चाहिए। मनरेगा पैसा किस मंथ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में पहली बार वॉइस एक्टिंग जैसे विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आवाज और अभिनय की दुनिया में मुंबई की सेलिब्रिटी वॉइस नेश्मा चेंबुरकर 3 मार्च को न्यू राजेंद्र नगर के नुक्कड़ टी कैफे में लोगों को इस विषय की बारीकियां सिखाएंगी। आपको बता दें कि नेश्मा चेंबुरकर बॉलीवुड की अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं। ये विभिन्न डबिंग प्रोजेक्ट्स जैसे बॉलीवुड फिल्में, कार्टून एनिमेशन और विज्ञापनों में पिछले 35 सालों से बड़े पर्दे पर अपनी सेवाएं देती आ रही है। कार्यशाला का आयोजन कर रही रायपुर की वॉइस आर्टिस्ट पायल विशाल ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य वॉइस एक्टिंग के आकर्षक शिल्प में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि देना है। आपको बता दें कि पायल विशाल, जिनकी आवाज छत्तीसगढ़ के विभिन्न फिल्मों में सरकारी गैर सरकारी विज्ञापनों में सुनाई देती है, उन्होंने डबिंग की कला नेश्मा चेंबुरकर से ही सीखी है, जो मुंबई में विभिन्न डबिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। कल यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में हम एक वॉइसिंग एंड एक्टिंग की वर्कशॉप लेने वाले हैं, कार्यशाला लेने वाले हैं, ताकि लोगों में हम ये जागरूकता फैला सके, एक अवेयरनेस दे सके कि डबिंग भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है, एक जरिया हो सकता है कमाने का। और अगर आप सभी में वो सीखने का जज्बा है, वो एक नई कला को सीखने का जज्बा है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए आपके पास आए हैं, तो ज़रूर इसका लाभ लें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं के लिए CII और यंग इंडियंस रायपुर द्वारा महिला उद्यमी सम्मेलन शक्ति का आयोजन 5 मार्च को VIP रोड स्थित होटल एरिना में किया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्र की महिला उद्यमी सैकड़ों की संख्या में भाग लेंगे। इस दौरान अलग अलग विषयों पर खुली चर्चा होगी, जिसमें एक्सपर्ट्स अपनी बातें रखेंगे और अतिथि मार्गदर्शन करेंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान आयोजक श्रेया अग्रवाल ने बताया कि इसमें भाग लेने के लिए महिलाओं को अग्रिम पंजीयन कराना होगा। ये सम्मेलन महिला उद्यमियों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाकर मजबूती प्रदान करेगा। इसमें हिस्सा लेने वाली महिलाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने के साथ साथ ही चेंज मेकर्स को पहचानना, सीखना, पैनल चर्चा, नेटवर्किंग, बिजनेस कोच व मनोरंजन जैसी गतिविधियां सीखने व समझने का अवसर मिलेगा। सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगी और प्रोत्साहन देंगी आज की नारी को, और कोशिश यही है कि सब लोगों को एक हिम्मत मिले ताकि वो कुछ कर सके और कुछ बन सके।
नगर निगम में कार्यरत 3 दर्जन से भी अधिक ठेकेदारों ने विरोध दिखाते हुए आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। ठेकेदारों ने कामकाज ठप करने की धमकी भी दी और इन ठेकेदारों ने निगम में हो रही कमीशनखोरी तथा किए गए काम के बदले भुगतान में लेट लतीफी होने पर भी सवाल उठाए। निगम आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे ये सभी लोग निगम के वो ठेकेदार हैं जो नाली, सड़क, भवन के साथ साथ अन्य कार्यों में शामिल है, लेकिन बीते 6 माह से इनका भुगतान नहीं होने से वे नाराज है। विरोध जताने के लिए आज धरना प्रदर्शन करते हुए निगम आयुक्त पर भुगतान बेवजह रोके जाने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदार ने कहा कि हमारे द्वारा जो काम किया गया है उसका भुगतान नहीं होने से वे हड़ताल कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता रहा कि अभी शासन से राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसके तहत हमेशा बहुत दिनों तक धैर्य रखा, लेकिन शासन से पैसे आए 1 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, उसके बावजूद पेमेंट देने में देरी की जा रही है। इस पूरे मामले में निगम आयुक्त का अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से निगम के पास फंड की कमी थी और हाल ही में शासन द्वारा राशि भेजी गई है, जिसके बाद ठेकेदारों को पेमेंट किए जाने का प्रोसेस चालू हो गया है। जी हाँ, वो उनको सभी को खबर की गई थी और जिनके बिल पेंडिंग है उनके जो है बिलिंग की कार्रवाई चल रही है और अभी 2 दिन पहले ही जो है राशि प्राप्त हुई है। इससे पहले राशि अभाव था जिसके कारण से पेमेंट नहीं हो पाया था और उन्हें इसकी जानकारी भी दी गई है और संभवतः जो है वो अपनी मनमानी के लिए जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो उचित नहीं है और लगातार अभी आप लोग देख रहे हैं कि आज सामान्य सभा की बैठक भी है और इससे पहले भी जो है शासकीय कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और सभी तरह के जो काम है वो जो सीमित स्टाफ है उनके माध्यम से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। ये परीक्षा 21 मार्च तक चलेगी। 10वीं का पहला पेपर हिंदी रहा, जो सरल आने से बच्चे के चेहरे खिले रहे। JR पांडे और दानी गर्ल्स स्कूल में भी विद्यार्थियों के चेहरे खिले खिले नजर आए। इस साल 10वीं परीक्षा में 3,39,889 रेगुलर और 5,634 छात्र प्राइवेट शामिल हुए। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2,400 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को 12वीं का पहला पेपर हिंदी हुआ। शनिवार को 10वीं का पहला पर्चा हिंदी रहा। परीक्षा के लिए प्रदेश में 2,475 केंद्र बनाए गए। पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र की संख्या 2,408 थी। इस वर्ष 57 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र रायपुर जिले में 150 है। जिले में 12वीं में 13,122 और 10वीं में 18,525 बच्चे हैं। सबसे कम नारायणपुर जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार संवेदनशील परीक्षा केंद्र 180 है, जिनमें कांकेर जिले में सर्वाधिक 44 है। दानी गर्ल्स परीक्षा केंद्र में 360 छात्राओं ने परीक्षा दी। इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक रही, सुचारू रूप से परीक्षा हुई। पेपर सरल होने के कारण विद्यार्थी के चेहरे खिले रहे। दानी गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य VK खंडेलवाल ने कहा कि परीक्षा की तैयारी पहले ही उनके द्वारा करवा दी गई थी। वही छात्रा ने कहा कि हिंदी का पेपर सरल आने से उन्हें खबर बनाने में आसानी हुई। आज हमारे यहाँ 309 स्टूडेंट मतलब थे और उसमें 307 आज प्रेजेंट थे। 2 बच्चे जो रेगुलर एब्सेंट थे वही नहीं आए, बाकी पूरे प्रेजेंट थे और परीक्षा बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक अच्छे से संचालित हुई। नहीं कोई समस्या नहीं, सब बच्चे समय पे आ गए और अच्छे से हुआ। पेपर भी बच्चों के चेहरे अच्छे दिख रहे थे, खिले हुए। पेपर भी अच्छा आया बोर्ड का। देखिए, हमने बच्चों को परीक्षा के पूर्व ही तैयारी करवा दी थी कि जैसे ब्लूप्रिंट होता है बोर्ड के द्वारा, तो उसके अनुसार हमने टीचर्स को कहा था कि 4-5 सेट पेपर्स बना दो बच्चों के लिए और हमने उन बच्चों को उस पेपर की तैयारी करवाई थी। साथ ही हमने प्री बोर्ड आयोजित किया था, तो प्री बोर्ड में भी बच्चों को जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनको हमने सॉल्व करवाया था। यानी एक प्रकार से उनको परीक्षा के पूर्व तैयारी की हमने प्रैक्टिस करा दी थी। तो
तो इसीलिए बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। मान लो किसी कारणवश कोई बच्चा परीक्षा देने से अस्वस्थता के कारण या कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी कि कोई बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसको कम से कम एक मौका और मिल जाएगा और उस बच्चे का साल खराब होने से बच जाएगा। साथ ही साथ बच्चे ओपन से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होके वापस रेगुलर बोर्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इस सरकार का बहुत अच्छा कदम है। पेपर अच्छा था, थोड़े बाकी सेट लोगों थोड़े कठिन थे, ये वाला मेरे को आसान लगा जी। हिंदी का पेपर था और काफ़ी इजी आया था, एग्जाम बहुत अच्छा गया, समय से पहले ही बन गए। 70 तो आ ही जाएगा 75 में से। दानी गर्ल्स की छात्राओं ने कहा कि 10वीं के पेपर 3 सेटों में दिया गया था। 75 नंबर की इस परीक्षा में उनको 65 से 70 नंबर तक मिल जाएंगे। उनको परीक्षा देने में काफी आसानी हुई। आज 10वीं का पेपर हिंदी का पेपर जो आज संपन्न हुआ उसमें 3 सेटों में पेपर विद्यार्थियों ने दिए हैं और उसमें काफ़ी बच्चे उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि उनका कहना है कि इस बार जो हिंदी के सवाल पूछे गए तो काफ़ी सरल थे और वो चाहे वो मतदान को लेकर संपादक के नाम में पत्र हो या शहीद वीर नारायण सी कौन से जाति के थे वो भी पूछा गया है कि किस संप्रदाय के थे, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है और उनको जानते हैं कि आपने पेपर दिया है और क्या कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा। क्या क्या सरल लगा इसमें? हाँ बहुत सरल। आप क्या लग रहा है कितना नंबर आ जाएंगे? मैं तो वही 65 नंबर आ जाएंगे। अच्छा 65 नंबर आप आ जाओ। आपने कैसे बनाया पेपर, क्या लग रहा है आपको? अच्छा बनाई हूँ, 60-65 तक का बन सकता है, नंबर आ सकता है। तो क्या ऐसा कठिन लगा आपको सवाल इसमें? मेरे को कुछ कठिन नहीं लगा, सब पढ़ के आई थी पर थोड़ा टाइम मेरे पास कम बचा था, फिर भी लिखी सब। लिख डाले। तो संपादक के नाम में पत्र आप लिखा था कि तो मतदान के लिए कैसे जागरूक करें, क्या उसमें आपने बनाया है? उसको लास्ट में बनाई, कुछ भी लिख दी मैं। क्या मतलब क्या लिखा फिर भी कैसे? पेपर का नाम जो उसमें था उसका आधा लिखी, फिर ना जिलाधीश को लिखी, उसमें मतदान के लिए जागरूकता कैसी ऐसी। तो विद्यार्थियों का कहना है कि वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने पेपर बनाया और 65 नंबर तक इनके जो है इनको अंक मिल सकते हैं। 75 नंबर पे 65 नंबर इनको अंक मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि हिंदी का जब रिजल्ट जारी होगा या इनके पूरे रिजल्ट जारी होते हैं वो उसमें इनके नंबर कितने मैच हो पाते हैं और इनका भविष्य कितना उज्जवल हो पाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्रागर के साथ ब्रिजनर साहू। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन जिले के सभी परीक्षा केंद्रों में बोर्ड परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने परीक्षा केंद्र स्वामी आत्मानंद विद्यालय झलमला पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। बालोद कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रवाल ने विभिन्न कक्षाओं में पहुंचकर बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों से चर्चा कर व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली एवं परीक्षा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने केंद्र अध्यक्ष से कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की निर्धारित अवधि के संबंध में भी जानकारी ली। केंद्र अध्यक्ष ने परीक्षा की निर्धारित अवधि सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 तक होने की जानकारी दी है। श्री चंद्रवाल ने विद्यालय के शिक्षकों से कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा के संबंध में जानकारी ली। शिक्षकों ने बताया कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के अंतराल में कक्षा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षा संपन्न कराई जाएगी।
हर साल की तरह इस साल भी बाबा की बारात भव्य रूप से भिलाई में निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 मार्च को बाबा की बारात में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर फायर शो, लेजर शो होगा। आसमान में हर हर महादेव, जय श्री राम और बोल बम के जयकारे दिखेंगे। केरल की झांकियों में शिव विवाह, देवी देवताओं के दर्शन होंगे और इसके लिए 31,000 कार्ड बांटे गए, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि 8 मार्च को भिलाई के हथखौज से बाबा की बारात निकाली जाएगी। विगत 15 साल से भिलाई में भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है। इस बारात को सफल बनाने के लिए आयोजक बोलबम सेवा कल्याण समिति के पदाधिकारी, युवा विंग, महिला विंग एवं सदस्य विगत 2 माह से जुटे हुए हैं। यह आयोजन का 16वां वर्ष है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री समेत गणमान्य नागरिकों व राजनेताओं को आमंत्रण कार्ड दिया गया है। सभी भोले बाबा की बारात में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अधिकांश लोगों ने आने की स्वीकृति दी है। उड़ीसा का विशेष आकर्षण संभलपुर का धमालपुरी मां संतोषी मेलोडी, केरल की 7 झांकियां आ रही है। भगवान शिव तांडव करते हुए झांकी, मां काली माता के नृत्य की झांकी, गरुड़ा नृत्य की झांकी, मोर नृत्य की झांकी, भगवान गणेश की नृत्य झांकी, हनुमान भगवान की झांकी, विशाल रूप समेत अन्य देवी देवताओं की झांकियां बाबा की बारात का विशेष आकर्षण होगा। देवादेव महादेव शिव तांडव करते हुए दिखेंगे। बाबा देवादेव महादेव माँ पार्वती संग कैलाश मानसरोवर के तर्ज पे एक बड़ी झांकिया का स्वरूप दिखेगा और साथ ही साथ आप देखेंगे माँ काली का एक बड़ा स्वरूप ही दिखेगा, बल्कि राम मंदिर के साथ राम दरबार भी आपको देखने का एक अलग आनंद आएगा और अद्भुत होगा। और चूंकि छत्तीसगढ़ की 161 झांकियां हैं तो 5,000 से ज्यादा राम, रावण, विभीषण और भूत पिशाच राक्षस नजर आएंगे। और साथ ही साथ अन्य प्रदेश, चाहे उड़ीसा प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो, चाहे यूपी का अखाड़ा हो, पंजाब का भांगड़ा हो, तो विभिन्न प्रदेश की भी एक अद्भुत झांकियां आप सब लोग को देखने को मिलेगी।